तो गाइज़ एसएसएमबी 29 का टीज़र रिलीज़ हो चुका है और जो मूवी का ऑफिशियल टाइटल है वो है वाराणसी। और इस टीज़र से एक बात सिद्ध हो जाएगी कि एसएस राजामौली की कोई भी मूवी फ्लॉप या ख़राब नहीं हो सकती। तो जो फर्स्ट लुक से जो मूवी के प्रति नेगेटिविटी फैली थी, ये टीज़र उस नेगेटिविटी को ख़त्म ज़रूर कर देगा और अब लोग जेन्युइनली एक्साइटेड है मूवी के लिए, क्योंकि जो मूवी का टीज़र था वो कुछ था ही ऐसा बवाल, और जो उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी बहुत ही खतरनाक थी। तो चलिए आज मैं उस टीज़र का थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको बताऊँगा। तो हमारा टीज़र स्टार्ट होता है वाराणसी से, जहाँ पे कोई ऋषि है वो यज्ञ कर रहा है और नीचे डेट लिखी हुई आती है। तो डेट है 512 सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, और सी जो है वही ऑल्टरनेटिव है एडी का, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। तो इस बाद मतलब होता है इसका, अगर मैं हिंदी में बात करूँ सिंपल। इस टाइम अराउंड भारत पे गुप्ता वंश का राज था, जो नॉर्थ इंडियन पार्ट था उसमें 512 सीई के अराउंड जो गुप्ता वंश था वो कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। और गुप्ता पीरियड को हिंदू रेनेसांस भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हिंदू धर्म का रिवाइवल हुआ था पूरे इंडिया में। उसके बाद एक एस्ट्रॉयड आ रहा होता है पृथ्वी की तरफ, और इस एस्ट्रॉयड का नाम है संभवी। तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भगवान शिव का नाम है शंभु, भगवान शिव को शंभु कहते हैं और माता पार्वती को संभवी कहा जाता है। और ये एस्ट्रॉयड का टाइम 2027 लिखा है, तो ये मतलब मूवी के हिसाब से मूवी 2027 में रिलीज़ होगी ना, तो ये मूवी के हिसाब से प्रेजेंट में आ रहा होगा ये। उसके बाद सीन है रॉस आइस शेल्फ का अंटार्कटिका में। तो जो आइस शेल्फ होते हैं ना, वो एक टुकड़ा होता है जो एक ग्लेशियर से टूट के निकल जाता है और ये पानी में तैरता रहता है। तो ये जो रॉस आइस शेल्फ है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है और ये लगभग फ्रांस जितना बड़ा है, मतलब जितना बड़ा फ्रांस है उतना बड़ा ये एक ग्लेशियर का टुकड़ा है जो समुद्र में तैरता रहता है। इस सीन में इस चोटी के पास कुछ लोग नीचे बोट में इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। तो टोटल में 4-5 लोग हैं और उनमें से 2-3 नीचे गिर भी रहे हैं। अब इस आइस शेल्फ के नीचे का सीन है, स्क्रीन रोटेट होती है और नीचे हमें देखने को मिलता है एक शिप का रैकेज, और जो शिप है वो बीच से टूट गई है। और आई थिंक ये इस जगह पे ये शिप जो है वो फ्रोजन है कई समय से, मतलब बहुत समय पहले से। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एम्बोसेली विल्डरनेस में, जो कि केन्या अफ्रीका में है। और यहाँ पे एनिमल्स हैं बहुत सारे, और पीछे जो आपको माउंटेन दिख रहा है वो है माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और साथ में यहाँ पे एक आदमी पैराशूट पे लैंड भी कर रहा है, और ये पक्का मेन कैरेक्टर हैं जो कि महेश बाबू हैं, वो हैं ये। फिर बहुत सारे हिपोपोटामस एक बंदर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वो बंदर है उसने जंप मारा है, और ये जो जंप मार के एक रस्सी है जो हॉरिजॉन्टली आपको थोड़ी सी दिखाई दे रही है, ये बंदर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे स्क्रीन पे फिर से हमें मेन कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, और जो मेन कैरेक्टर है ना वही इस बंदर को बचा रहा है। देखना ये जो पेड़ है जिसके नीचे से एक ये लाइट आ रही है, यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है और उसी ने जो है ये रस्सी फेंकी है और वो इस बंदर को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपने भी ये डिटेल नोटिस की थी? अगर नहीं की थी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। फिर कैमरा एक हिपोपोटामस के मुंह में जूम होता है और अंदर जो उग्रभाटी केव है वनांचल। तो ये जो उग्रभाटी केव है, ऐसी कोई केव पूरे इंडिया में मुझे तो इंटरनेट पे मिली नहीं। तो मेरे हिसाब से ये मतलब एसएस राजामौली की अपने माइंड की क्रिएशन है। और अब यहाँ पे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। जो स्क्रीन पे जो मूर्ति है ना, वो एक तांत्रिक देवी चिन्नमस्ता की मूर्ति है, और साथ में क्या आपको मेन कैरेक्टर भी दिख रहा है। तो ये महेश बाबू का कैरेक्टर है और ये इस केव में उतर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टोरी में इस केव की और ये जो चिन्नमस्ता है इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। तो क्या आपने भी ये डिटेल नोटिस की थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो ये मूर्ति रिप्रेजेंट करते हैं कि इस देवी ने अपना सिर काट दिया है एक हाथ से, और इसकी गर्दन से 3 खून की धारें निकलती हैं। तो एक खुद जो इसका सिर है वो पीता है, और जो 2 इसके अटेंडीज हैं 2 वो पीते हैं। और चिन्नमस्ता सिंबलाइज करती है कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसेंडेंस ऑफ ईगो और द सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसके बाद हम रामायण काल में जाते हैं, त्रेता युग लंका में। तो यहाँ पे सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो देखिए हनुमान है, और हनुमान ने अपना रूप बढ़ाया हुआ है, और एक हाथ में ना दाहिने हाथ में इन्होंने एक पेड़ उखाड़ के और उसको ये फेंक रहे हैं किसी की तरफ। और यहाँ पे महेश बाबू का एक और सीन है जो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि आपने मिस किया है। तो आप देखिए हनुमान की पूंछ पे एक रथ जा रहा है, और इस रथ पे जो मेन कैरेक्टर हैं हमारे वो बैठे हैं, यानी कि जो महेश बाबू हैं वो हैं। तो अब क्वेश्चन है कि महेश बाबू रामायण काल में क्या कर रहे हैं, जो उनका कैरेक्टर है वो यहाँ कैसे पहुँचा। अब आगे सीन है हमारे प्रभु श्री राम का,
और श्री राम को बंदरों ने उठाया हुआ है, बहुत सारे बंदरों ने ऐसे एक पिरामिड जैसा बना के, और ऊपर से श्री राम युद्ध करने वाले हैं, मतलब वध करने वाले हैं इस दानव का, जो कि बहुत बड़ा है साइज़ में। तो ये कुंभकर्ण है, नो डाउट। उसके बाद अगला सीन है फिर मणिकर्णिका घाट में, वाराणसी में। और ये जो आसमान से कुछ बिजली जैसी आ रही है नीचे, तो ऐसा बोला जाता है कि जो मणिकर्णिका घाट है ना, उसे भगवान शिव ने बनाया है। इसी घाट में बहुत सारी डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। अगला सीन है हमारे मेन कैरेक्टर का, जिसका नाम है रुद्र। और रुद्र एक बैल पे है, जो कि नंदी है उस पे है, और इन्होंने हाथ में एक त्रिशूल लिया हुआ है। और बैकग्राउंड में हमें वाराणसी शहर दिखाई दे रहा है। और ये जो सीन है ना, मुझे नहीं लगता कि ये मेन मूवी में सीन होगा ये, क्योंकि जो वाराणसी है उसका तो उन्होंने एक्चुअल सेट बनाया हुआ है, और इस सीन में पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के वाराणसी के मंदिर दिखाए हैं। तो ये जो सीन है ये शायद उन्होंने स्पेशली इस टीज़र के लिए ही बनाया होगा, क्योंकि RRR के जो टीज़र आए थे उसमें भी स्पेशली जो 2 मेन कैरेक्टर थे ना, उनके लिए 2 स्पेशल सीन बनाए गए थे। और उसके बाद सिंपल मूवी का जो टाइटल है वो रिवील होता है, जो कि है वाराणसी। और उसके बाद देखना 2 इंटरेस्टिंग डिटेल्स और रिवील होती हैं मूवी के एंड में, वो है ग्लोब ट्रॉटर और टाइम ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब होता है वो आदमी जो बहुत सारी कंट्रीज़ विजिट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और टाइम ट्रॉटर का मतलब होता है वो आदमी जो थ्रू आउट टाइम ट्रैवल कर रहा हो। तो ये बात तो कन्फर्म है कि मूवी में जो टाइम ट्रैवल है वो तो है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मूवी में रामायण का सीन है, और जो मूवी में मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रुद्र। और जो रुद्र है उसने हाथ में त्रिशूल लिया है, और वो नंदी को है उसकी सवारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रुद्र का कैरेक्टर है वो भगवान शिव से इंस्पायर्ड है, या तो वो भगवान शिव का कोई अवतार होगा, या भगवान शिव का अंश होगा, या कुछ भगवान शिव की कृपा होगी उस पर, कुछ ऐसा होगा। क्योंकि मैंने सुना है कि मूवी जो है वो हनुमान से भी इंस्पायर्ड है, और जो हनुमान है वो भी भगवान शिव के अंश है। और जो रामायण का सीन दिखाया है, तो मुझे लगता है कि जो मूवी में जो मेन कैरेक्टर है वो भगवान राम का कोई वंशज या राम का कोई अवतार ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि राम के 2 अवतार क्यों लड़ेंगे एक साथ। तो जो मूवी का मेन कैरेक्टर है वो पक्का भगवान शिव से रिलेटेड है किसी न किसी रूप में। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मेन विलन का नाम है कुंभ, और हमें फाइट सीन दिखाया जा रहा है कुंभकर्ण के साथ। और हमने मेन कैरेक्टर को भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग समय में देखा। तो टाइम ट्रैवल तो हो रहा है पक्का, पर अब मेन चीज़ होगी कि टाइम ट्रैवल कैसे हो रहा है, मूवी की मेन स्टोरी क्या है, और जो मेन विलन है वो कौन है। तो फर्स्ट लुक के बाद तो मूवी के प्रति नेगेटिविटी बहुत थी, लेकिन इस टीज़र से पक्का जो है ना वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और अभी मूवी को रिलीज़ होने में 2 साल है, लगभग 2 साल। और जितना मुझे पता है तो मूवी की अभी कुछ शूटिंग भी बाकी है, और 1-1.5 साल पक्का मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन में काम होगा। तो अगर ये नंदी वाला सीन मूवी में हुआ भी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंदी वाला सीन है अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। अभी इसमें VFX का काम बाकी है बहुत, और CGI का भी। तो 1-1.5 साल भी इसमें और काम होगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग इस सीन के खिलाफ भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो गाइस बस यही थी मेरी वीडियो। आप कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताइए इस मूवी के बारे में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो।